सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से आपको क्या समझ आता है? मतलब पावर शेयरिंग और बुक का नाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब ये डेमोक्रेसी से ही जुड़ा कोई आइडिया है। ओके, सो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव हो गया, आपका जुडिशरी हो गया, और आपका हो गया जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ओके, तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए पावर शेयरिंग। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसे, एक ओवरव्यू देते हैं इसका। सो देखिए ओवरव्यू में क्या लिखा है। विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। ओके, we noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislative, executive, and judiciary is important to the design of the democracy. In this and the two chapters, we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories of Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracy handled demands for power sharing. These stories yield some general conclusions about the need of power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken from the following two chapters. मतलब इसमें हमें पावर शेयरिंग के बारे में बताया गया है, और इसमें दो कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम में किस तरह का पावर शेयरिंग हुआ, मतलब किस किस को पावर मिली, ये सब बताया जाएगा। श्रीलंका में भी वही हाल है, वही बताया जाएगा। तो देखते हैं इसके टॉपिक्स कितने सारे हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है, देखिए उनका मैप दिया गया है। ये बेल्जियम का मैप है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजोरिटिज्म। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा मेजोरिटिज्म क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा है, मेजोरिटी इसमें शब्द है, यूज़ है, तो इससे थोड़ा आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एकोमोडेशन इन बेल्जियम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये देखिए बेल्जियम, और ये देखिए ब्रसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है, वहाँ पे यूरोपियन नेशंस का बैठता है। एक सेकेंड, अभी आपको पता चलेगा क्या बैठता है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये जर्मन इंजीनियरिंग के बारे में है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि आपको मैं बताया, और देखने में बड़ा चैप्टर है लेकिन आसान है, बस एक बार समझना रहता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें आपको बताया वही, बस इसमें आपने जो चैप्टर में पढ़ा है वही चीज़ आपको बताई जाएगी। बस इसमें क्या रहेगा, वो थोड़ा डिटेल्स में रहेगा ऐसा। तो पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अभी बेल्जियम और श्रीलंका से 4 मिनट हो चुके हैं, फटाफट जो टॉपिक ख़त्म करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका, एक सेकेंड। हाँ, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. हरियाणा से भी छोटा बेल्जियम है फ्रेंड्स। It is borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has the population of little over 1 crore and half a population of Haryana. 1 करोड़ की पॉपुलेशन है उसमें, और जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड्स जो कंट्री हैं वो उनकी नेबर कंट्रीज आप कह सकते हैं। The ethnic composition of the small country is very complex.
एथनिक कंपोजिशन क्या होता है? एथनिक कंपोजिशन जैसे कि जहाँ पे ये हिंदू हैं, ठीक है, यहाँ पे 2-3 लोग, एक सेकेंड आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 लोग खड़े हैं और यहाँ पे दूसरे जाति के 2-3 लोग खड़े हैं। दूसरी जाति के, ये दूसरी जाति के। ओके एक सेकेंड, मैं आपको वापस बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दूसरे जाति के 3 लोग हैं यहाँ पे। ओके एक सेकेंड, हाँ, आपको वापस से बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दूसरी जाति के 3 लोग हैं, फिर यहाँ पे दूसरी जाति के 3 लोग हैं। ओके, समझ लीजिए ये हिंदू कम्युनिटी के हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो ये तो अब अपनी कम्युनिटी के जैसे अ, अगर आप हिंदू कम्युनिटी से, ओके, तो दिखती बात है आप हिंदू कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा आपका मेल-जोल रहेगा, ज़्यादा जल्दी आपके वो दोस्त बन सकते हैं। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहेंगे, वो दिखती बात है कि मुस्लिम लोगों से ज़्यादा दोस्ती होगी उनकी। तो मतलब एक ग्रुप बन जाना है ऐसा, उसे एथनिक कंपोजिशन कहते हैं। तो और दिस कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स था ये। Of the country total population 59% lives Flemish region and speaks Dutch। देखो ये चीज़ हम मैप की मदद से करेंगे। वैसे देखो आप सीबीएसई में आप अपना देख लेना कि ये मैप आएगा या नहीं। वैसे तो आना चाहिए ये मैप। तो देखिए 59% ये पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मैप देखेंगे। 59% lives in Flemish region and speaks Dutch language, and the 40% of the people live in Wallonia region and speak फ्रेंच रिमेनिंग फ्रेंच, ठीक है। देखो 59% जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, वो डच बोलते हैं। और 40% के जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ओके, तो देखो 59 प्लस 40 हो गया 99। 1% बचा, 1% के जो लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं, जर्मन। ओके, और देखो वहाँ की जो कैपिटल है, देखो हम पढ़ते हैं, देखो रिमेनिंग 1% स्पीक्स जर्मन। इन द कैपिटल ब्रुसेल्स 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% ऑफ द परसेंट आर डच स्पीकिंग। देखो अब कैपिटल में जो उल्टा हो गया, कैपिटल में तो भैया यहाँ पे 80% फ्रेंच बोलते हैं और डच 20%। और कैपिटल से अगर हट के देखा जाए तो पूरे देश में 59% डच बोलते हैं और 40% फ्रेंच बोलते हैं। हाँ, पर तो कैपिटल में उल्टा हो गया, तो पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैप बताया गया है, देखो गाइस, और यहाँ पे देखो आप, जो रेड वाला पार्ट है ये फ्रेंच वाले लोग हैं, फ्रेंच वाले। आपको येलो कलर से दिखाता हूँ, आपको येलो कलर से ये देखो फ्रेंड्स, ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं। तो याद रखना गाइस, ये वलोनिया रीजन है। ओके, और यहाँ पे आप देख लो, ये जो रीजन है ये है डच बोलने वाले लोग। अब देखो आपको ये याद कैसे रहेगा? देखो याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। यहाँ पे देखो, ये जो बेल्जियम देश है, इसके बाजू में यहाँ पे फ्रांस कंट्री है। तो ऑब्वियस सी बात है, उस बॉर्डर से टच है बेल्जियम फ्रांस के, तो इस साइड वाले लोग फ्रेंच बोलेंगे। और देखो ये वाला जो साइड वाला बॉर्डर है, जर्मनी का बॉर्डर है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ये वाला जो रीजन है, आपको एक सेकेंड ज़्यादा हो गया तो ये वाला जो रीजन है यहाँ जर्मनी से टच है, तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। अब देखो ये वाला जो ऊपर वाला लैंड है,
जहाँ पे डच लोग रहते हैं, ये जो बॉर्डर है ये टच है नीदरलैंड से, तो वहाँ पे भी बहुत आपको डच लोग मिल जाएंगे, तो इसलिए है ये बॉर्डर से टच है, तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दिखता है। ओके, सो बट अगर ये जो कैपिटल है, देखा तो जो कैपिटल है इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पे तो 80% फ्रेंच रहते हैं, मतलब मेजॉरिटी में है यहाँ कैपिटल में फ्रेंच, फ्रांस के लोग, और यहाँ पे फ्रेंच फ्रेंच बोलने वाले लोग, और यहाँ पे डच बोलने वाले लोग 20% ही है। तो ये है एथनिक कंपोजिशन, आप समझे, मतलब किस हिसाब से, मतलब आप समझ जाओ कि वही बताया गया है कि समझो 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, वही बताया गया है यहाँ पे। एथनिक कंपोजिशन कितने किस हिसाब से लोग हैं देश में, कहाँ कहाँ पे लोग रह रहे हैं देश में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। The minority French speaking community was relatively rich and powerful. देखो अब जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ना वो relatively rich थे. This was resented by Dutch speaking community who got benefit and economic development and education मत देखो डच स्पीकिंग वाले जो लोग थे ना उनको बाद में जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिली, ठीक है। दिस लेड, अभी हम पढ़ेंगे, this led to tensions between Dutch-speaking and French-speaking communities during 1950s and 1960s. Tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels presented a special problem for Dutch-speaking people, constituted a majority in the country but a minority in the capital. Okay, let us compare the situation. देखो अब क्या हुआ, देखो अभी यहाँ पे हमने देखा कि डच जो थे वो मेजॉरिटी में थे, और फ्रांस बोलने वाले लोग जो थे वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन कैपिटल में क्या हुआ, कैपिटल में जो थे फ्रांस बोलने वाले लोग ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, और जो डच बोलने वाले लोग थे वो माइनॉरिटी में। तो ऑब्वियस सी बात है मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी पे हावी होने का सोचेगा, तो इसी वजह से टेंशन्स डेवलप हुए। अभी इसी को आप यहीं पे रोक दो, अभी हम लोग आगे समझेंगे। ओके, देखो अब यही चीज़ को कंपेयर किया गया है अनदर सिचुएशन, मतलब श्रीलंका से, जो कि आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कोस्ट से पास ही है। इट हैज़ 2 करोड़ की पॉपुलेशन है उस देश में, और वो भी हरियाणा जैसा ही है, मतलब हरियाणा जितना ही बड़ा है। Like other nations in the southern region, Asia region, Sri Lanka has the diverse population, major social groups. देखो वहाँ पे भी, यहाँ पे जैसे एथनिक कंपोजिशन, वहाँ पे भी बहुत अलग अलग जाति के लोग रहते थे, वो एथनिक कंपोजिशन बताया गया है। श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर ग्रुप्स आर सिन्हालाज। सिन्हालाज आप अभी देखेंगे, सिन्हालाज देखो यहाँ पे आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, ये सिन्हाला स्पीकर, मतलब ये एक सिन्हाला एक लैंग्वेज है, जात नहीं है, एक लैंग्वेज है, ठीक है। ओके, सो और देखो अब तमिल जो बोलने वाले लोग थे को ध्यान रखना, ये कोई जात के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पे बोल रही है वो कौन से लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वो सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिन्हाला एक लैंग्वेज है और वो तमिल बोल रहे हैं, ठीक है। 74% जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं, और जो तमिल है वो खाली 18% है। देखो 74 + 18, ये हो गया 92, बचे 8%। ओके, तो देखो लेकिन तमिल्स में भी क्या था, दो डिवीजन था,
तमिल में डिवीजन कैसा था, एक थे श्रीलंकन तमिल, देखो श्रीलंकन तमिल जो कि थे 13%, और द रेस्ट, देखो रेस्ट आप समझ गए 7%, रेस्ट आप समझ गए कि 18% थे ना तमिल, तो आप समझ जाओ 6% इंडियन तमिल्स और 13% श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द, आप समझ जाओ, ठीक है। colonial period are called Indian Tamils, ठीक है, Indian Tamils उनको बोला जाता है। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north east। अब देखो मैप देखते हैं, ये देखो ये है श्रीलंका का मैप, इसमें हम लोग देखते हैं, देखो हमने सिन्हाली इनके बारे में बात किया ना, सिन्हालास के बारे में, देखो उनका कितना पूरा बड़ा वो, बहुत इतने बहुत सारे लोग हैं जो सिन्हालास बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जाति नहीं है, ये बोलते हैं सिन्हाला लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। अब देखो यहाँ पे जो इंडियन तमिल है वो खाली 6% है, तो आप देखो आपको कितना कम जगह पे आपको मिलेंगे, कितना कम जगह पे आपको सिन्हाला मतलब इंडियन तमिल मिलेंगे। और जो श्रीलंकन तमिल है वो आपको कोस्ट साइड पे ही ज़्यादा करके मिलेंगे। देखिए इस, एक सेकेंड, क्या हो गया, देख सकते हो कोस्ट साइड पे, अरे ओके गड़बड़ हो गई, आपको कोस्ट साइड पे ज़्यादा करके वो मिलेंगे। तो देखिए कोस्ट साइड पे, अभी आगे बढ़ते हैं। Sri Lankan Tamils are concentrated in the northeast and the Sinhala speaking people are Buddhist। देखो अब यहाँ पे राज्य के बारे में बताया गया है, जो सिन्हालास बोलते हैं वो ज़्यादा करके बुद्धिस्ट होते हैं, ज़्यादा करके बुद्धिस्ट होते हैं, और बाकी जो है वो होते हैं क्रिश्चियन ये सब। देखो और जो तमिल्स बोलते हैं वो वो या तो हिंदू रहते हैं या तो मुस्लिम रहते हैं। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो देखो एक सेकेंड, आपको ऐसे अंडरलाइन करके सिन्हालास, यहाँ पे ऐसा सिन्हालास, जो कि देखो ये बहुत बुद्धिस्ट रहते हैं भी, या तो वो क्रिश्चियंस रहते हैं, ओके। जो तमिल बोलने वाले लोग हैं या तो वो हिंदूज रहेंगे या मुस्लिम रहेंगे या फिर क्रिश्चियंस रहेंगे, ओके। तो ये कंपोजिशन जात के बारे में बताया है, जो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो जो जो सिन्हा लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन से जात के हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन से जात के हैं, ये बताया गया है यहाँ पे। Just imagine what could happen in a situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of numeric majority and force it will on the French and German population. This would push the conflict among the communities further. This could lead a very messy partitions of the country. Both the sides would claim control over Brussels in Sri Lanka. In Sinhala's community enjoyed an even bigger majority and could impose it on entire country. Now let us talk what happened in these both country। अब देखो इसमें ये बताया गया है कि अगर देखो बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन था, डच कम्युनिटी थी, तो डच कम्युनिटी चाहती तो वो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के फोर्स करती फ्रेंच और जर्मन पीपल को कि नहीं हमें अलग देश चाहिए, तो वो या तो ऐसा भी हो सकता है इक्वल राइट्स ना मिले फिर फ्रेंच लोगों को और जर्मन लोगों को, तो इस हिसाब से हो सकता है एडवांटेज ले सकते हैं मेजॉरिटी
अब देखो दोनों देशों में क्या हुआ वो बता गया है। देखो श्रीलंका में भी सिन्हालाज की मेजोरिटी थी, तो अब क्या हुआ देखते हैं। अब मेजोरिटिज्म आप समझ गए, मेजोरिटी किसी चीज़ का होना। ठीक है, हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे वापस से। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The leader of Sinhala community sought to secure dominance over the government. देखो क्या हुआ, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में। देखो अब क्या हुआ, मेजोरिटी सिन्हालास की थी, तो सिन्हालास को डोमिनेंस मिल गया ओवर द गवर्नमेंट। देखो बाय मेजोरिटी मिला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सिन्हालास की कम्युनिटी ज़्यादा है, तो अगर तमिल भी ना वोट करे तो सिन्हालास फिर भी जीत जाएंगे, क्योंकि सिन्हालास की ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है। तो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटिज्म। देखो मेजोरिटेरियन मेजोरिटेरियन आप देख लो, measures to establish Sinhala supremacy। देखो अब क्या हुआ, मेजोरिटेरियन मतलब भाई कि अब बस हमको अच्छे राइट्स मिलेंगे, हमको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हमको अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, सिन्हालास पीपल को बस अच्छे ये सब मिलेंगे। बट बाकी के जो श्रीलंकन तमिल्स है, इंडियन तमिल्स है और मुस्लिम तमिल्स है, उनका कुछ नहीं होगा भाई, उनका वो देख लें। 1956, an act was passed to recognize Sinhala as only official language. Regarding Tamil, the government followed the preferential policies that favor Sinhala applicants for university positions and government jobs. अब देखो क्या हुआ, 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिससे सिन्हाला ही एक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया श्रीलंका का। और दिस रिगार्डिंग तमिल, तमिल बोलने का मना था। द गवर्नमेंट फॉलोड, देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज लाई जिससे क्या हुआ कि सिन्हाला सिन्हाला जैसे अभी दो पेरेंट हैं, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और फिर क्या हुआ, और बच्चे को जॉब चाहिए पर वो सिन्हाला कम्युनिटी का है तो उसे जॉब मिल जाएगा। अगर वो सिन्हाला कम्युनिटी का नहीं है तो उसे जॉब नहीं मिलेगा, पोजीशंस उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी, समझ गए आप। और देखो अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। देखो बुद्धिज्म को बहुत सपोर्ट किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, एक ही रिलीजन को बस माना गया। All these government measures coming after one the other gradually increase the feeling of alienation। alienation, देखो alienation क्या होता है, alienation अभी यहाँ पे समझो एक ग्रुप है और यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, ये तमिल ग्रुप है, ये सिन्हाला ग्रुप है। तो अब यह मैं आपको रेड से बना के दिख रहा हूँ, ये सिन्हाला ग्रुप है, वापस से बनाते हैं। ये सिन्हाला ग्रुप है, एलिनेशन का मतलब सिन्हाला ग्रुप है, ये ग्रुप है तमिल। तो ऑब्वियस अभी सिन्हाला जो है तमिल को इन्वॉल्व नहीं कर रहे किसी चीज़ में, तो वो अपने आप को तमिल अपने आप को अलग समझ लग रहे हैं। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि अब उन लोगों के मन में एक बदला की भावना आ गई कि भाई अब तो ये हम लोगों को अपना नहीं मान रहे, अपने देश का नहीं मान रहे, तो हम बन जाते हैं, मतलब एलिनेशन मतलब बदला की भावना, कि भाई बदला की भावना आ गया। अब एलिनेशन हुआ तो इससे क्राइम बढ़ जाएगा, मतलब एंटी नेशनल वो बन जाएंगे कि अपने हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम इस देश, जैसे देखो अगर सिन्हालाज तमिल को अपने देश का नहीं मान रहे तो वो एलिनेशन अपने को उस देश का नहीं मानेंगे तमिल जो है,
और वो एंटी नेशनल बन जाएंगे, मतलब एंटी नेशनल की उस देश, मतलब एंटी नेशनल की कैटेगरी में हम क्रिमिनल्स को डालते हैं। आप समझिए क्या हो रहा था इस स्थिति पे। है so among Sri Lankan Tamils, and they felt that none of the political parties led by the Buddhist Nala leaders was sensitive to their, अभी हम पढ़ेंगे, to their language and culture। देखो उनके लैंग्वेज को कोई ध्यान नहीं दिया। They felt that the constitution and government policy denied the equal rights, against discrimination हुआ, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनके इंटरेस्ट को वो इग्नोर कर दिया। वो एक खराब बात है। सही में अगर आप किसी के इंटरेस्ट इसके लैंग्वेज की कर रहे हो, फिर ऐसा देखो अभी हम पढ़ेंगे। As a result, the relation between the Sanada and Tamil communities tried, मतलब बहुत बिगड़ गया। ठीक है, Sri Lankan Tamils launched parties and struggles for the recognition as a Tamil as a official language। अब देखो क्या हुआ, तमिल लोग और श्रीलंकन तमिल ने इतना पॉलिटिकल पार्टीज बनाए, स्ट्रगल किया, लेकिन मेजॉरिटी तो सिनालास में ही थी। अगर पूरे तमिल ही वोट नहीं करेगा तो भी सिनालास जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन का स्प्रेड इतना वाइड है ओवर द श्रीलंका। तो क्या हुआ, तमिल आता, अब देखो श्रीलंकन तमिल भी चाहते थे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज मान दिया जाए, और देखो इक्वालिटी हो, अच्छी एजुकेशन मिले, जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। डिमांड वाज ऑटोनॉमी एंड टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल रिपब्लिक डिनाइड। देखो बेसिकली उनको भी वही चीज़ चाहिए था जो सिनाला, इक्वल राइट्स चाहिए था, अच्छा एजुकेशन चाहिए था, और जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा चाहिए था। अब आप समझ जाओ ना, जो चीज़ सिनाला को मिल रही थी वही चीज़ तमिल लोगों को चाहिए थी। By 1980s, several political organizations were formed by demanding an independent तमिल ईलम। ठीक है, अब देखो आई थिंक इसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। आई थिंक टी टी क्या था, टी टी ई ऐसा पहला वर्ड नहीं याद आ रहा मेरे को, आई टी टी आई ऐसा कुछ था। इंडिपेंडेंट तमिल, इंडिपेंडेंट टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ऐसा कुछ था। आई थिंक इंडिपेंडेंट नहीं था, कुछ और था। डेमोक्रेटिक टाइगर्स ऑफ इंडिपेंडेंट ईलम था, ऐसा कुछ तो था। डबल टी ई ऐसा कुछ था। देखो अब ये पॉलिटिकल पार्टी एक है बनाई गई, एक मतलब ऐसा बनाया गया। लेकिन देखो क्या हुआ, इंडिया को शुरू में सपोर्ट भी मिला तमिलनाडु से, लेकिन बाद में जाके हम इनको एक आतंकवादी के रूप में बोलने लगे, क्योंकि इन लोगों ने हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को ही मार दिया। क्या नाम है, राजीव गांधी। आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे को रोक देना। The distrust between two communities turned into widespread conflict. It soon turned into civil war. Civil war एवेंजर्स नहीं, एवेंजर्स बिल्कुल नहीं। सिविल वॉर मतलब जब अपने कंट्री के ही लोग डिशम करने लगे, मतलब मारपीट करने लगे। As a, as thousands of years of both communities have been killed, many families were forced to leave the country and refugees, and many lost their livelihood. The civil war was caused terrible setbacks, social, cultural and economic life country। देखो अभी लड़ाई से कभी भी शांति नहीं हुई है। लड़ाई डज नॉट मेक्स पीस, ये आपको तो पता ही है। उन लोगों ने सोचा कि लड़ाई करेंगे सब हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं, उससे माहौल और बिगड़ गया। लड़ाई देखो किसी भी, अगर आप लड़ाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक साइड का नुकसान होगा, दोनों साइड का नुकसान होगा। एज अ रिजल्ट देखो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देखो कम्युनिटीज मारे गए, मैनी फैमिलीज, देखो मैनी फैमिलीज छोड़
देखो कंट्री को लीव करने के लिए बोल दिया गया, को अपने जीवन, अपने जहाँ रहते थे, अपना घर बार सब छोड़ दिए। देखो इतना खराब चीज हुआ। फिर देखो इकोनॉमिक कंट्री, देखो श्रीलंका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया से आगे था। ये सब चीज़ों की वजह से अब देखो क्या हो गया। एकोमोडेशन इन बेल्जियम, अभी कितना पार्ट बाकी है हम लोगों का। तो ये एक छोटा सा पार्ट है ये, इस पे आपको क्वेश्चन आएगा व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, इस पे आपको क्वेश्चन आएगा। और ये देखो ज़्यादा नहीं, बस इतना ही बाकी है, हम फटाफट से ये टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। कितना ओके, आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट, एक सेकेंड, the Belgian leaders took different path. They recognized the exercise of religion difference and culture diversities. Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The arrangement they worked out is different from the any countries and is very innovative. Here are some of the elements of Belgium model. देखो अब क्या हुआ, बेल्जियम लीडर्स ने सोचा कि नहीं, हम ऐसे मेजोरिटी वाला सिस्टम नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि भाई सब लोग अच्छे से रहे, देश में शांति बनी रहे, ना कि भाई सिविल वॉर करते हैं एवेंजर्स, नहीं ऐसा नहीं। तो उन्होंने इतना इम्प्रूवमेंट किया कि उनको 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन बदलना मतलब मॉडिफाई करना पड़ा, ताकि लोग अच्छे से रह सके। ठीक है, तो उनका वो अरेंजमेंट काम भी किया, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स था, इनोवेटिव था। और देखते हैं क्या था हमारा बेल्जियम मॉडल, तो पढ़ते हैं। The constitution prescribes the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. Some special laws require the support of majority of members and each linguistic group. Thus, no single committee can make decision unilaterally. देखो अब क्या हुआ, अब भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना, उसमें डच और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर इक्वल रहेंगे। मतलब डच में अगर 5 मिनिस्टर है तो फ्रेंच में भी अगर 5 ही मिनिस्टर रहेंगे। ओके, तो ताकि अगर कोई मेजॉरिटी की तरफ डिसीजंस ना लिए जाए। ठीक है, many powers of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. देखो क्या हुआ, the state governments are not subordinate to the central government. अब देखो क्या हुआ, मैंने जो बहुत सारी पावर्स थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स से स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई ऑफ द 2 रीजन्स। एक आपका वेलोनिया रीजन और एक फ्लेमिश रीजन, दोनों में स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया गया। देखो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उतनी पावरफुल नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा तो सबको मालूम है। ओके, और Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. The French and speaking people accepted equal representation in Brussels because the speaking community has accepted equal representation the in the in the central government. देखो अब क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो देखो ये है आपका बेल्जियम। ठीक है,
अब यहाँ में आपका डच स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पे फ्रेंच। यहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो है मेजॉरिटी में, ठीक है। डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो है मेजॉरिटी में। तो अब देखो, अच्छा डच के पास ज़्यादा मिनिस्टर होने चाहिए, लेकिन नहीं, उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम इक्वल मिनिस्टर रख देते हैं, तो दोनों के इक्वल इक्वल टू है, तो इसमें 2 मिनिस्टर रहेंगे। अब देखो इन लोगों ने ऐसा क्यों माना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल में देखो फ्रेंच का 80% है और डच का 20% है। फ्रेंच ने भी माना कि ठीक है हम इक्वल रखते हैं, टू मेरा 2 में, ठीक है। देखो ऐसा दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि ठीक है तुम मान रहे हो तो हम भी मान जाते हैं, इसलिए इतना सेपरेट गवर्नमेंट अच्छे से हो पाया, ठीक है। अब देखो सेकेंड हो पड़ा है ये। Apart from the central and the state government, there is a third kind of government. अब देखो अब क्या हुआ, हमने पहले कौन से टाइप की गवर्नमेंट देखी, पहले हमने देखी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इसमें इक्वल आपके इक्वल रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स, एक डच डच के इक्वल अमाउंट ऑफ रहेंगे और फ्रेंच के इक्वल अमाउंट ऑफ रहेंगे, ठीक है लोग। और हमने स्टेट गवर्नमेंट देखी कि फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन को बांट दिया गया स्टेट गवर्नमेंट में, पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर उससे इतनी ज़्यादा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब देखो यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट। भाई ये क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट, देखो क्या है मैं वो पर्सनली बताता हूँ। देखो डच, फ्रेंच, जर्मन, ये ये डच कम्युनिटी है, ये फ्रेंच कम्युनिटी है, ये जर्मन कम्युनिटी है। जर्मन डच कम्युनिटी की अपनी खुद की एक कम्युनिटी रहेगी, फ्रेंच लोगों की खुद की कम्युनिटी रहेगी, और जर्मन लोगों की खुद की एक कम्युनिटी। अब इससे क्या होगा कि अगर डच लैंग्वेज में कुछ चेंजेस लाना रहेगा, डच में कुछ चेंजेस, डच लैंग्वेज में कुछ चेंजेस, कुछ दिक्कत पूरे रीजन में ऐसा, फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ चेंज, कुछ दिक्कत, फिर जर्मन लैंग्वेज में कुछ दिक्कत या चेंज, तो वो चेंज करने के लिए या फिर कुछ दिक्कत होने के लिए कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया हमारा कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखो अब इसमें एक चीज़ बताया गया है कि जो बेल्जियम मॉडल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड फिर भी ये काम कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है इसने। दे हेल्प अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री। देखो डिवीजन होने से ये बचाया गया है, ओके। और देखो एक सेकेंड, between the two major communities and possible divisions of the country on a linguistic line when many countries। देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इस कम्युनिटी ने काम किया है अच्छे से, और भाई डिवीजन होने से बचा लिया, जहाँ पे श्रीलंका डिवीजन हो गया इतना बड़ा, बिकॉज जब यूरोप साथ में आया, यूरोपियन यूनियन, मतलब सब देश, यूरोपियन यूनियन जो होता है, ब्रसेल्स को हेड क्वार्टर्स बना गया है, हालांकि नीदरलैंड्स में बना था, पर हेड क्वार्टर्स जो था वो था इस यहाँ पे ब्रसेल्स में। देखो कितना बड़ा बनाया गया है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में आपको बताया जाएगा
एक सेकेंड. What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies that they deal with question of power sharing differently. In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings and the interest of different communities and religions. Such a realization resulted in maturely acceptable arrangement for sharing power. Sri Lanka shows a contrasting example. It shows us that if majority community wants to force its dominance over others, it refuses to share power, it can undermine. अब देखो क्या हुआ बेल्जियम और श्रीलंका से हमें क्या सीख मिलती है. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. देखो दोनों ही कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है. श्रीलंका भी डेमोक्रेटिक मानता है. लेकिन क्या श्रीलंका पावर शेयर करता है? लेकिन मेजोरिटी वाला सिस्टम चलता है वहाँ पे श्रीलंका में. और जो बेल्जियम है वहाँ पे चलता है हमारा ये अपना पावर शेयरिंग वाला सिस्टम. ठीक है. तो इस डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन की फीलिंग्स और को रिस्पेक्ट इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करके आ, अच्छे से पीसफुली कंट्री को चला गया. देखो एक ये क्वेश्चन बन सकता है. फिर यहाँ पे 2 पेज का ये है. फिर लास्ट पेज हमारा ये रहेगा. 4 चीज़ें जो है सिर्फ फटाफट पढ़ते हैं इसे. वह पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसे पढ़ लेना एक बार. तो the different sets of reason can be given by the favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce possibility of conflict between social groups, since the conflict often leads to violence and political instability. Power sharing is a good way of ensure to the stability of political order. Imposing the majority community over others, it looks at attractive opinion in short run, but long term it undermines the unity of the nations. देखो अब क्या होता है. इससे ना कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिटी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम रहते हैं. ठीक है. और इससे पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी रहती है कि भाई साहब कोई यार ऐसा नहीं है एकदम मेजोरिटिज्म कर दिया इसकी तरह. ठीक है. शॉर्ट ऑप्शन के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये. Binary of the majority is not just oppressive for the minority, it often affects majority adversely as well. देखो ज़्यादा टाइम तक तो मेजोरिटी रह नहीं सकता. देखो मेजोरिटी समझो मेजोरिटी किधर माइनॉरिटी काम करने आ रहा है. ठीक है. समझे मेजोरिटी को खेत है इधर हम माइनॉरिटी काम करने आ रहा है. लेकिन अब माइनॉरिटी तो भाई हड़ताल पे चले नहीं भाई. ऐसा तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो नहीं. तो फिर मेजोरिटी का भी काम नहीं होगा. उनको भी वो चीज़ इफेक्ट करेगा. देयर इज अ सेकंड deeper reason why the power sharing is good for democracies. Power sharing is very spirit. देखो डेमोक्रेसी का एक मेन फॉर्म ही है पावर शेयरिंग. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है. फिर इंडिया में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर होती है. बहुत चीज़ है. बहुत मेन फॉर्म ही है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग. ठीक है. फटाफट से इसको भी खत्म करते हैं. 1 घंटे में ये हो जाएगा. और 1 घंटा नहीं, मतलब समझ लीजिए 20 मिनट और लगेंगे इसमें. People have a right to be consulted on how they are to be governed, and legitimate government is one where the citizens' participation acquire a stake in the system.
Let us call the first set of reasons prudential and second moral. प्रूडेंशियल क्या होता है देखो, ठीक है। प्रूडेंशियल जो होता है वो जैसे कि वो मतलब क्या हुआ है। मॉरल में आप लिख सकते हो, देखो मॉरल में आप लिख सकते हो कि देखो पावर शेयरिंग फॉर्म है डेमोक्रेसी का। और जो प्रूडेंशियल है उसमें आप लिख सकते हो कि इसके फ़ायदे क्या है, वो अच्छे से क्या होता है, उसमें कैसे कैसे होता है, वो प्रूडेंशियल हो गया आपका, ठीक है। सेकंड मॉरल हो गया, इसमें आप डिवाइड कर देना, आप आंसर लिखना। तो अगर आएगा क्वेश्चन वाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, तो उसमें आप लिख देना कि गो, ये मत लिखना कि डिज़ायरेबल, पूरा कहानी मत लिख देना कि भाई बेल्जियम में ऐसा हुआ, श्रीलंका में हुआ ऐसा, तो ठीक है, इसी therefore by these two cases we can understand that power sharing is desirable, ऐसा मत लिखना। इसमें आप बस एक देखो, पहले आप ऐसा लिख सकते हो, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ टू रीजंस प्रूडेंशियल एंड मॉरल, ठीक है। फिर आप प्रूडेंशियल के बारे में लिखो, मॉरल के बारे में लिखो, फिर वहाँ पे आप लिख सकते हो वी कैन अंडरस्टैंड दिस मोर बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो वो आपका हो सकता है अच्छे से आंसर, ठीक है। देखो ये तो हमें पढ़ना नहीं है, स्टोरी है ये, आप पढ़ लेना। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ये हमारा सॉरी ये हमारा चैप्टर जल्दी ही हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके एक सेकेंड। अब देखो हम इसमें पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। तो अब देखो पावर शेयरिंग, अब देखो हमने यहाँ तक पढ़ लिया बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि इसमें कितने ऐसे जात है, कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। और अब देखो बेल्जियम ने उनको कैसे संभाला, श्रीलंका ने कैसे संभाला, श्रीलंका में ने संभाल नहीं पाया और पर बेल्जियम ने संभाल लिया, ये बताया गया है। और जो फिर वह पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होता है, उसमें हमने प्रूडेंशियल देखा, फिर मॉरल रीज़न देखा। प्रूडेंशियल क्या होता है, जो वो रीजंस वो सब के बताया जाता है, मॉरल द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, बस इतना बताना है, ठीक है। हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। फिर अब हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग किस किस टाइप का होता है। मैं आपको एक बता देता हूँ इसमें हम लोग को क्या बताया जाएगा, बस एक हिंट देता हूँ। देखो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, देखो यार एक आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशरी, फिर एक आपका हो जाएगा पावर शेयरिंग, आपका पावर शेयरिंग। तो हम कहा थे पहले होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो टाइप में बस हिंट दे रहा हूँ, बस हिंट, भी और भी टाइप के हैं, हम पढ़ेंगे। फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द notions of the undividable political power. For a long time, it has believed the power of the government must reside with one person or group of the person located in one place. It was felt that the power of deciding is dispersed, it would not take decisions. देखो पहले ये माना जाता था कि जो आपके डिसीजन है ना वो एक जनी द्वारा लिए जाने चाहिए, मतलब एक समझ लो राजा। पर अब क्या हुआ, राजा धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठाने लगता है, मगर उसके पास पूरे पावर होती है, एंड पावर लेट्स टू करप्ट एंड
एक्सट्रीम पावर लेट्स टू एक्सट्रीम करप्शन, ठीक है। तो अब उसमें माना जाता है कि भाई डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं, पर बाद में पावर शेयरिंग का ये सिस्टम आ गया, ठीक है। मतलब मैं आपको बताया वही चीज़, देयर द पावरफुल विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग अस एज पॉसिबल। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, लेट अस टुक इनसे कुछ फॉर्म देखते हैं हमें। ये देखिए, पहला ये बस वर्ड याद रखना, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन से नहीं, यॉट लिवर ये सब नहीं भाई, ये सब नहीं। पावर ऑर्गन्स, देखो मैं आपको बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल मतलब भाई लेजिस्लेटिव, एक सेकेंड आपको बताता हूँ। लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप जा रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाँ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, पावर्स allow different organs to play the same level of exercise different powers, such as separation ensures that none organ can exercise। देखो किसी एक के पास पावर नहीं है ना, देखो कोई लॉ बनाता है, कोई लॉ को इंटरप्रेट करता है, कोई लॉ को ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। each organ checks the others, these results in a balance of power। तो एक कोई लॉ बनाएगा तो उस चेक करेगा उसको, ये चीज़ है उसमें। Last TV stated that the democracy, even through minister and government exercise power, they are responsible for the parliament and state assembly. Through although the judges appoint the executive, they can check functionally the executive laws made and legislative a system of checks and balance। देखो ये सब लेजिस्लेटिव, ये सब लॉज मेड बाय लेजिस्लेटिव चेक्ड बाय, ये सब बैलेंस बनाता है, ठीक है। Power can be shared among different governments at different levels। अब देखो ठीक है, पढ़ते हैं फटाफट। अब जनरल गवर्नमेंट ऑफ द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट provincial or regional level, such as general for the entire country is the federal government in India। देखो the general for the entire country and the government at such provincial level, देखो फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है ऐसे। देखो इन इंडिया वी रिफर द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड by different names in different countries। In India we call them state government। This system not allow in this system is not followed in all countries। There are many countries that where there are no provincial or state governments, वहाँ पे बस सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहती है। But in those countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays the power of different levels of government। This this is what they did in Belgium, but refused in Sri Lanka। This is called federal division। देखो जहाँ पे पावर्स इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो उसे बोला जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन एक्सटेंडेड दो स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनसिपलिटी। पंचायत में भी यहाँ पे डिवीजन की बात है पावर में। सो इतना बेसिक चीज़ में भी कितनी अच्छी बात है। It is called division powers involving higher levels of government vertically division। इसे vertically देखो, पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, फिर जगह नहीं यहाँ पे तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। उसके बाद आता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है वो इसे वर्टिकली, ठीक, ये भाई खड़ा है तो स्टेट हो गया, नहीं पहले सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद लोकल, ठीक है। लोकल हैंड राइटिंग में मजा थोड़ा सा
खराब है। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे power may also be shared among different social groups। सोशल ग्रुप में पढ़ा, कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा, कम्युनिटी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। Such a religion and linguistic groups community government in Belgium is a good example of arrangement. In some countries, there are constitutional legal arrangement where social and weaker sections and women are represented in legislative and देखो इसमें कुछ वुमेन्स के लिए क्या बोलते हैं, वुमेन्स के लिए क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक फिक्स्ड, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा वो, रिजर्व्ड, हाँ रिजर्व्ड सीट्स रहते हैं वुमेन्स के लिए भी लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट ईयर देखो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबली के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, so this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to deserve social groups। ठीक है, सोशल ग्रुप्स हो अदरवाइज। देखो अगर हमको ऐसा समझिए पूरी वापस बनाते हैं, ये समझो पूरी एक कम्युनिटी है, यहाँ यहाँ पे लो क्लास वाले लो क्लास नहीं है, अगर सो इंक्लूड कर लो, लो क्लास में नहीं, मतलब उनको चांस नहीं मिला, चांस नहीं मिलना है। अगर आप उनको और चांस दो, वैसे भी लोग उनको चांस नहीं दे रहे। अगर गवर्नमेंट इनको चांस नहीं देगी तो ये एलिनेटेड हो जाएंगे, एंटी नेशनल हो जाएंगे। एंटी नेशनल आप समझ गए, ये अपने आप को अलग मानने लगेंगे और एंटी नेशनल कंसिडर करेंगे हम इनको, और एंटी नेशनल को हम क्रिमिनल्स मानते हैं, क्रिमिनल्स को हम एंटी नेशनल मानते हैं। ठीक है, तो सब कम्युनिटी को चांस देना ज़रूरी है। ठीक है, fair share of we shall took various accommodation of social division। ज़्यादा नहीं, बस अभी हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट फॉर्म बाकी है हम लोगों का। लास्ट फॉर्म, एक सेकेंड, बिल्कुल लास्ट फॉर्म बाकी है, जिसका है नाम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो भी seen in the way of political parties, pressure groups and in in movements and movements। देखो पॉलिटिकल पार्टीज में कैसा पावर शेयर होता है, मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ फटाफट से, भी अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं है। देखो हिंट ये है कि देखो हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज में पावर शेयर हो रहा है, समझो 200 वोट चाहिए, ठीक है 200 टोटल जीतने के लिए, मतलब समझ लो आपके पास 100 वोट है, 200 वोट है, 108 अगर आपके पास है तो आप जीत जाओगे इलेक्शन। ठीक है, पर यहाँ पे देखो दो पार्टीज है जिनको 100 वोट मिले हैं, तो भाई अब तो मेजोरिटी ना, कोई चीज़ कोई पार्टी तो मेजोरिटी में है ही नहीं, तो इसमें बनेगा कोलिशन गवर्नमेंट। दो गवर्नमेंट मिलके एक गवर्नमेंट बनाएगी, ये दोनों एक गवर्नमेंट बनाएंगे, जिससे पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा। प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, ये सब हम भी पढ़ेंगे। देखो फटाफट से, कितना हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है, बस फिर चैप्टर ख़त्म। ठीक है, फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। एक सेकेंड, control or influence those in power, and in a democracy the citizens must have freedom to choose among various contenders for powers। In contemporary democracy this takes the form of competition among different parties। Such a competition ensures the power does not remain in one hand। मतलब इतना कॉम्पिटिशन होता है, उसका लगता है कि पावर एक हाथ में नहीं है, पावर जा सकती है
तो लोग काम करते हैं। आजकल हम देखो कंपटीशन कितना बढ़ गया है। Such a competition ensures that power does not remain in one hand, and in the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of can be direct when two or more parties form an alliance. इंडिया अलायंस आपको मालूम है, जिसमें बहुत था। इंडिया अलायंस आपको मालूम होगा, ठीक है। वो भी एक टाइप का पावर शेयरिंग है। If the alliance is elected, they form a coalition government and thus they share powers. ठीक है। In democracy, we find interest groups such as those traders, businessmen, industrial farmers, and देखो इंटरेस्ट ग्रुप्स। देखो दिखती सी बात है कि अगर जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है उस चीज़ में सरकार काम करेगी। अगर सरकार लोगों का इंटरेस्ट एजुकेशन में बेसिक चीज़, तो सरकार उस पे ही काम करेगी ज़्यादा। ठीक है। कुछ ट्रेडर्स बिजनेसमैन, अब देखो फार्मर इंडस्ट्री ये सब चीज़ें तो जो जो क्या बोलते हैं, जो इंटरेस्ट है वो उसी हिसाब से काम करेगा सरकार। ठीक है। They also will have say they also will have a share in government power either through participation in government committees or bringing influence and decision making process. In unit 3 we shall study the working of political parties. ठीक है। they also will have a share in government power। देखो देखो अब क्या हो रहा है, देखो 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 ध्यान से वो देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, देखो ये देखो 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 एक सेकेंड, देखो यहाँ पे देखो वो अपना पावर शेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में आके, पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कमिटीज या तो डिसीजन मेकिंग में वो अपना पावर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे आप हो। अब देखो यहाँ पे जनता, ये डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। तो यहाँ पे वोटिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे एक वोटिंग मशीन है। ठीक है। यहाँ पे जाके आप अपना पावर दे रहे हो, इस पार्टी को वोट करना है, तो अपना पावर मिल रहा है। तो पावर शेयर से कोई एक पार्टी बन रही है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो आप सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिले। तब तक के लिए बाय बाय।